आज का वीलॉग जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोनों में नोकझोंक आखिर हुई क्यों है। सॉफ्ट एंकर्स के पास जाएं जहां पे हमें जो है ना वो जरा खुल के खेलने का मौका मिले। जो मॉनिटरिंग हो रही है ना वहां पे पार्टी के अंदर, वहां पे हमारे नंबर जो है वो कम हो जाएंगे। शहबाज गिल सर और शिबली फराज साहब का आपस में क्या इशू है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का वीलॉग जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इसका कुछ ताल्लुक जो है वो हमारी अपनी फील्ड के साथ भी है, मीडिया के साथ भी है। अब आप हैरान होंगे कि वो किस तरह, क्योंकि थंबनेल के ऊपर तो आपने ये देखा कि बात हो रही है शिबली फराज और शहबाज गिल साहब की, तो मीडिया बीच में किस तरह आ गया। मैं आपको समझाता हूँ, आपने एंड तक मेरे साथ रहना, मैं आपको एक एक करके सारी बात समझाऊंगा। असल बात यह है कि लोग सबसे बड़ा सवाल कर रहे हैं कि ये दोनों में नोकझोंक आखिर हुई क्यों है, किस बात पे हुई है। मैं इस पे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि आखिर ये हुआ क्या है और बात एक्चुअली यहां तक क्यों पहुंची। तर्जुमानों का इजलास था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, हुकूमत का, बेसिकली हुकूमत के तर्जुमानों का, और वो बड़ा रेगुलरली होता है। इमरान खान साहब बड़ा उसको रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो टेलीविजन के ऊपर या मीडिया इंटरेक्शंस के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ जा रहा है, प्रोजेक्शन किस तरह जारी है, वो उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चाहे आपके पास ज़मीन पे कुछ है या नहीं है, फील्ड पे आपने कोई कारकर्दगी दिखाई या नहीं दिखाई, लेकिन शोशा उसकी बड़ी होनी चाहिए। वो टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्वीट्स, फेसबुक, ये वो लपड़म शपड़म मतलब इस किस्म का शोशा जो है वो ज़रूर होना चाहिए। तो बड़ा रेगुलरली जो है ना वो इस चीज को मॉनिटर करते हैं। अच्छा, ये बात जो है ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में सब जानते हैं। ये इमरान खान साहब जो है ना इसको बहुत फोकस करते हैं और मतलब माशाल्लाह उन्होंने 10-11 इंटरव्यूज दिए हैं अभी तक, और किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड है अब तक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के लिए कि उन्होंने इतने इंटरव्यू दिए हैं। एनीवेज, तो ये बात पूरी पार्टी के अंदर बहुत मशहूर है ये बात कि इमरान खान साहब ना बड़ा मॉनिटर करते हैं। मेरी इतलात के मुताबिक एक जमाने तक तो इनके जो लोग टीवी के ऊपर जाते थे और टॉक शोज के अंदर जब बैठते थे तो वहां पे उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती थी, ये उसके ऊपर मार्क्स भी देते थे, उस पर ग्रेडिंग भी देते थे कि कौन सा आदमी जो है वो कितना अच्छा बोलता है। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता था, ये भी मैं अंदर की खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इनके बहुत से जो अच्छे लोग थे, बहुत से ऐसे जो सीनियर लोग थे, उन्होंने अच्छे एंकर्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो ग्रिलिंग क्वेश्चंस करते हैं उनको वो लोग अवॉइड करते हैं। वो ज्यादातर उनकी कोशिश होना शुरू होगी कि हम सॉफ्ट एंकर्स के पास जाएं जहां पे हमें जो है ना वो जरा खुल के खेलने का मौका मिले। ग्रिल जहां पे हो रहा है वहां ना जाए, क्योंकि फिर जो मॉनिटरिंग हो रही है ना वहां पे पार्टी के अंदर, वहां पे हमारे नंबर जो है वो कम हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर बात है इस वक्त 1 मिनट लगता है, कोई क्लिप निकलता है और क्लिप अगर वायरल हो गया, पता लग गया कि आपने गलतियां की हैं, और बहुत सी गलतियां हैं इनकी टॉक शोज के अंदर, मेरे टॉक शो में और बड़े टॉक शोज में बड़ी बड़ी गलतियां हैं, और वो सब पार्टीज में होती है। नून लीग की भी बहुत सी गलतियां, तो वो बड़ी फिर एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। जाहिर बात है कल को किसी जगह पे इमरान खान साहब का सामना करना पड़ जाए तो शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तो इसलिए ये लोग अवॉइड करते हैं कि किसी ऐसे एंकर के पास ना जाए। एनीवेज, कमिंग बैक, शहबाज गिल सर और शिबली फराज साहब का आपस में क्या इशू है। इशू सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये कुर्सी की जंग है और ये जगह कौन लेगा। अब टेक्निकली स्पीकिंग शिबली फराज साहब जो है वो इस वक्त मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन वो हैं, और अगर इंफॉर्मेशन या मीडिया हैंडलिंग के हवाले से सबसे कोई तगड़ी सीट है तो वो उनके पास है। लेकिन शहबाज गिल साहब जो है ना वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बड़े एग्रेसिव समझे जाते हैं टीम के अंदर, और उनको ज्यादा पसंद नहीं है कि वो किसी के पीछे आके खड़े होके काम करें। जब वो पंजाब में थे, उस्मान बुज़दार साहब के साथ थे, तो यहां पे भी जबान ज़द-ए-आम में एक बात थी कि शहबाज गिल साहब जो है वो अपने ओहदे से इतना ज्यादा बड़ा उन्होंने पोजीशन ले ली हुई थी कि कई जगहों पे तो वो उस्मान बुज़दार साहब को भी जो है वो इक्लिप्स करने की कोशिश करते थे, उनको भी नीचे ले आए हुए थे, या उनको भी बैकफुट पे जाने की उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि उस्मान बुज़दार साहब बैकफुट पे हो जाए और शहबाज गिल साहब जो है ना वो सबसे प्रोमिनेंट हो जाए। यहां पे भी यही सूरत हाल है। ये जो आपने फुटेज देखी है सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद है, उसमें बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक्चुअली जब तर्जुमानों का इजलास हुआ है तो उसके बाद जो है वो कौन मीडिया को जाके ब्रीफ करेगा, और लड़ाई इसी बात की है। अच्छा, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, मैं अब आपको इसका जरा एक बैकग्राउंडर बताता हूं। ये पहली दफा नहीं हुआ। ये जो इंफॉर्मेशन का जो शोबा है ना, ये ऐसा शोबा है कि जितना ये इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब के लिए,
इस बेचारे ने, इस शोबे ने इतनी मार खाई है इस हुकूमत के अंडर। अब आप मतलब यही देख लें कि जो एक ये फड्डा जो हुआ है, मतलब शिबली फराज साहब और शहबाज गिल साहब, अब आगे आ जाइए। इससे पहले आसिम सलीम बाजवा साहब, जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब, वो उनको भी लाया गया था इस ओहदे के ऊपर, मुशीर इत्तलात का उनके पास ओहदा था, लेकिन उसके बाद उनका जब एक स्कैंडल सामने आया तो अल्टीमेटली उन्होंने भी रिजाइन कर दिया यहां से। अच्छा, फिर ये लेकर आए थे यूसुफ बेग मिर्जा साहब को भी। यूसुफ बेग मिर्जा साहब जो हैं वो एक टेलीविजन चैनल के मालिक थे, मीडिया के साथ उनका बड़ा पुराना रिलेशनशिप है, उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स के अंदर काम किया हुआ है और वो इमरान खान साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये उनको भी लेकर आए थे मीडिया हैंडलिंग के लिए, उनसे भी करवाई गई। गालिबन वो भी अब वो सीन में मौजूद नहीं है। उसके बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है इलेक्शन हार चुकी थी और इलेक्शन हारने के बाद जो है उनके पास ओहदा शोदा कोई नहीं था। तो अब वो एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि स्टोरी है कि दरअसल में फिर उनको ये जो मुशीर इत्तलात का जो है ओहदा है आसिम सलीम बाजवा साहब से पहले, वो मिला किस तरह। तो बड़ा ही उनका कीन इंटरेस्ट होता है कि मुझे ना बस कोई ऐसी नौकरी मिले कि मैं कैमरे के आगे रहूं। शी एब्सोल्युटली लव्स द कैमरा। मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको कैमरे से इतना प्यार होगा जितना फिरदौस आशिक अवान को है। आप मतलब मैं ऐसे सियासतदानों को जानता हूं जिनसे अगर आप बात करें ना तो वो कहते हैं यार बस थक गए हम, ज्यादा से ज्यादा दिन में 1 या 2 शोज कर सकते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहबा को आप सुबह से लेकर रात तक बिठाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, आप उनसे जितने मर्जी शोज करवाएं, बस किसी ऐसे एंकर के पास ना बिठाएं जो उनसे जरा औखे सवाल करे, क्योंकि सारी बात है फिर वही वाला जो मैंने आपसे फॉर्मूला कहा था कि एम्बैरसमेंट होती है, तो एम्बैरसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो बाकी तुसी जो जितनी मर्जी से बिठाओ, कोई इशू नहीं है। आप बेशक एक एक वक्त में आप बस डीएसएनजीओ की लाइन लगा दें घर के बाहर, कोई इशू नहीं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा पूरा करेंगी। शी एब्सोल्युटली लव्स द कैमरा, जिसकी वजह से जब वो वहां से इस्लामाबाद से भी फारिग हुई तो यहां पे उस्मान बुज़दार साहब के पास भी इनको वही पोर्टफोलियो मिला इत्तलात वाला। इससे पहले आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये इसी तरह के पोर्टफोलियो इनके पास था। तो ये हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब, शेख रशीद अहमद साहब को भी कैमरे से बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है। शेख रशीद अहमद साहब जो है वो मतलब मेरा ख्याल में आज तक किसी वजीर दाखिला ने इतने इंटरव्यूज नहीं दिए होंगे और इतना ज़्यादा वो कैमरे के सामने नहीं आए होंगे जितना शेख रशीद अहमद साहब आते हैं। और ये एक नोन फैक्ट है हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर कि शेख साहब को आप अगर लाइनअप करना चाहें तो वो 1 मिनट में हाजिर हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले जब एजाज साहब थे तो उनका ज़रा इशू रहता था, वो ज़रा कैमरे को अवॉइड करते थे, लेकिन शेख साहब को भी कैमरा बहुत पसंद है। तो ये गिनते जाइएगा कितने लोग अब इस वक्त कैमरे को हैंडल करने के लिए या मीडिया को हैंडल करने के लिए मौजूद हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, उनको भी कैमरा बड़ा पसंद था। मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में वाहिद आदमी है जो एक ही दौरे हुकूमत में 2 दफा एक ही ओहदे से फारिग हुए फयाजुल हसन चौहान साहब। पहले उनको पंजाब के अंदर वजीर इत्तलात लगाया, फिर उन्होंने हिंदू बरादरी के हवाले से कोई बयान दे दिया, वो फारिग हो गए, फिर दोबारा लगा दिए गए, दोबारा शोला बयानी उसी तरह ही चल रही थी कि इसी दौरान उनको खुद भी नहीं पता था कि वो एक फंक्शन अटेंड कर रहे थे और कब उनको फारिग कर दिया गया उनको खुद भी नहीं पता लगा। तो ये अच्छा, फिर उसके बाद कहानी यहां नहीं रुकती है, तो भी मैं चंद आपको बड़े नाम बताएं। उसके बाद तकरीबन कुछ 40 लोगों की, मेरे ख्याल में 37 या 40 लोग हैं, उनकी एक बड़ी लिस्ट तैयार की गई जो स्पोक्स पर्सन बनाए गए पंजाब गवर्नमेंट के। तो लोग हंसते थे, लोग मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हंसते थे कि इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप अगर इन लोगों से खुद भी पूछना कि जनाब कौन कौन है उसके अंदर, तो उसके लिए भी पहले उनको ना निकालना पड़ता है कि आजकल जो है हमारी तर्जुमानी कर कौन कौन रहा है। और उसके बाद ये रिपोर्ट है कि वो 40 लोग जो थे उनको इस वजह से फारिग कर दिया गया। आपको याद होगा मोटरवे का इंसिडेंट हुआ था एक, और वो जो सियालकोट मोटरवे के पास जो इंसिडेंट हुआ था खातून के साथ, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो इसी 40 रुकनी ये जो पलटून एक बनाई गई थी ना, इनमें से चंद लोगों ने ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो जाके मीडिया से डिस्कस कर दी थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था कि इन लोगों को यह तक नहीं पता कि एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन आपने मीडिया से बात करनी है और कौन सी नहीं करनी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए किसी चंद ऐसी चीज़ों, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये इतने नाअहल किस्म के लोग उन्होंने उस कमेटी के अंदर बिठाए हुए थे, उनको ये भी नहीं पता था, वो उनको फारिग कर दिया गया। उसके बाद उज़मा कारदार साहिबा, आपको याद होगा उनकी एक ऑडियो टेप आई थी, तो उसमें उन्होंने अपनी उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा था कि मुसरत जमशेद चीमा जो है वो भी इसी के अंदर एक मतलब एक रुकन थी इस कमेटी की, वो उनको अपॉइंट किया गया कि आप मीडिया को हैंडलिंग करने के हवाले से ना आप सारा कुछ ऑर्गेनाइज करें। उन्होंने ऑर्गेनाइज क्या करना था, उन्होंने सारे कैमरे अपनी तरफ ही कर लिए, उन्होंने लोगों को भिजवाना छोड़ दिया टॉक शोज के अंदर,
सारा फोकस जो है वो उनके अपने ऊपर ही आ गया। एंड शी ऑल्सो एब्सोल्युटली लव्स द कैमरा। मुसरत जमशेद चीमा साहब, उनको भी आप जब मर्जी बुला लें वो आ जाती हैं, तशरीफ लाती हैं टॉक शोज के अंदर, उनको भी बहुत पसंद। अच्छा, ये एक नाम अभी रह गया जो मैं सबसे एंड में लूंगा। ये जो सारी आपने लिस्ट देखी है ना, और ये जो मैंने आपसे कहा है कि इन लोगों को कैमरा बहुत पसंद है, उसकी वजह यह है कि एट द बैक ऑफ द माइंड इनको इस बात का पता है कि इमरान खान साहब को ना टीवी के ऊपर क्या चल रहा है, ब्रेकिंग क्या चल रही है, टॉक शोज में क्या डिस्कस हो रहा है, ये बड़ा उनको होता है कि मैं देखता रहूं, मैं फोकस करता रहूं। और अगर ये लोग इस तरह फोर फ्रंट पे आते हैं ना टीवी के ऊपर, तो चाहे इन्होंने पस मंजर पे कोई काम ना किया हो, लेकिन अगर शोर वगैरह मचा लेते हैं ये, तो सत्ते खैराना, फिर सब ठीक है। टीवी पे आप आ रहे हैं, सत्ते खैराना, कोई मसला नहीं। इन सब लोगों में से एक ऐसा शख्स है जो मेरा ख्याल में सबसे काबिल है, जो एक्चुअली मीडिया हैंडलिंग और किस तरह काम करना है उसको अच्छी तरह जानता है, लेकिन उसको एक्चुअली खुद लाइन लगा दिया गया है, और वो साहब है फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब जो है वो मीडिया हैंडलिंग के हवाले से अपने पार्टी का, अपनी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू जिस खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं, मेरे ख्याल में इनमें से कोई भी नहीं करता। इसकी बहुत बड़ी वजह एक तो यह है कि फवाद चौधरी साहब खुद भी एंकर रहे हैं, उनको मीडिया किस तरह काम करता है, मीडिया की हैंडलिंग किस तरह होती है उनको पता है। ये जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जो लिस्ट शेयर की है, इसमें से ज्यादातर लोग जो हैं ये शौकिया मीडिया के ऊपर आते हैं। मीडिया पे किस तरह आना है, तरीकाकार क्या होता है, इन लोगों को एक्चुअली नहीं पता। इनका कोई ना बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, ना इन्होंने कभी मीडिया में काम किया हुआ है, सवाए यूसुफ बेग मिर्जा साहब के। बाकी इनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो, और यूसुफ बेग मिर्जा साहब मीडिया पे आते नहीं है। बाकी जितने लोग हैं इनमें से आसिम सलीम बाजवा साहब, वो इस ओहदे पे रहे नहीं, उन्होंने आईएसपीआर के अंदर काम किया हुआ है, लेकिन एज सच फोर फ्रंट के ऊपर वो बैकड्रॉप के अंदर जरूर काम करते रहे, लेकिन फोर फ्रंट पे कभी भी उन्होंने इतना काम नहीं किया। फवाद चौधरी साहब एक वाहिद शख्स थे जो वजीर इत्तलात थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एमटीपीटीवी अरशद खान के साथ जब उनके मसाइल हुए तो उसके बाद उनको भी साइडलाइन कर दिया गया, और अब सारी बात है वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी उनके पास है। मेरी इत्तलात के मुताबिक फवाद चौधरी साहब को जो है ये मिनिस्ट्री दोबारा ऑफर की गई थी, और रिसेंटली ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। तो असल ये जो आपने आज ये जो मनाजिर देखे हैं ना शिबली फराज साहब और शहबाज गिल साहब के, ये सिर्फ और सिर्फ असल बात यह है कि कैमरे के आगे कौन आएगा और कैमरे के आगे पॉइंट ऑफ व्यू कौन देगा, बस। और ये ना तो ये पहला फड्डा था, इससे माजी में भी हो चुके हैं, इन दोनों के दरमियान नहीं, एक और ग्रुप के दरमियान आपस में हो चुके हैं, मैं जानता हूं उसकी बात, और ना ये आखिरी फड्डा है, ये भी और भी होंगे, आप आगे आगे देखिएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।